Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम 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 पाकिस्तान। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं एटको लेबोरेटरीज पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। दिस पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय एन अनरिस्ट्रिक्टेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रांट फ्रॉम एटको लेबोरेटरीज। और ज़ियाबतीस और रमजान हमारा आज का टॉपिक है और हमारे साथ डॉक्टर सबा हफीज मौजूद है। हम डॉक्टर सबा हफीज को खुश आमदीद कहते हैं FM 100 स्टूडियो में, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। और टॉपिक जैसे कि ज़ियाबतीस और रमजान, और यानी कि रमजान आ रहा है और डायबिटिक पेशेंट्स के मसाइल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से हम जो है हम रमज़ान रखें, या हम कंफ्यूज होते हैं कि रमज़ान ना रखें या किन सूरतों में नहीं रखना चाहिए। तो टॉपिक है यूज़ ऑफ मेडिसिन एंड इंसुलिन ड्यूरिंग रमज़ान। तो इंसुलिन को किस तरीके से एडजस्ट करना, मेडिसिन को किस तरीके से एडजस्ट रमज़ान के महीने में किया जाए, हमें डॉक्टर सबा हफीज बताएंगी। तो डॉक्टर हमें ये बताइएगा सबसे पहले तो कि मरीजों को कब जाना चाहिए, रमजान से कितने टाइम पहले जाना चाहिए कि वो अपनी मेडिसिन इंसुलिन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। थैंक यू सो मच हेया। तो अगर मैं डायबिटीज और रमजान की बात करूं तो हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि कम से कम वो 1 to 2 months बिफोर द रमजान जो है वो हमसे आके मिलें, ताकि हम उनकी शुगर कंट्रोल को देख सकें और ताकि हम ये देख सकें कि उनके लिए रोजे रखना क्या मुनासिब है या नहीं, और अगर मुनासिब है तो फिर उनकी दवाइयों में क्या तब्दीलियां लाने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और जो अभी हमारे पेशेंट्स अभी तक नहीं अवेयर नहीं होते इस हवाले से और समझते हैं कि जो मेडिसिन उनकी रमजान से पहले चल रही थी वही रमजान में भी वो आगे पीछे खुद कर लेंगे, तो उनसे हम यही कहेंगे कि वो जाके डॉक्टर से अपने मुआलिज से मिल लें। अच्छा मैम, हमें ये बताइएगा कि माह रमजान में ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए रोजा रखने की क्या एहतियाती तदाबीर होती है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हर पेशेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई रिस्क हो कि वो रोज़े नहीं रख सकता, या ये नहीं होता कि हर पेशेंट जो है वो रोज़े रख सकता है। तो एक तो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन बड़ी ज़रूरी होती है। जैसे हमारे जो इंसुलिन के पेशेंट्स हैं वो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, उनके लिए रोज़ा रखना जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा कह सकते हैं कि ध्यान से उनको रखना पड़ता है एज कम्पेयर टू जो हमारे लोग दवाइयों पर या गोलियों पर है। तो एहतियाती तदबीर यही होती है कि उनकी मेडिसिन को एडजस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग द रमजान। चेकिंग को हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा अपना ज्यादा कर दें, खासतौर पर रमजान के शुरू में, क्योंकि एकदम से नई चेंज आती है, आपको नहीं पता कि आपके खाने पीने की हैबिट्स, आपके जो है फास्टिंग के आवर्स, वो आपकी शुगर को किस तरह अफेक्ट करेंगे। तो मॉनिटरिंग की एडवाइस को हम ज्यादा कर देते हैं। और जैसे मैंने कहा कि दवाइयों के टाइमिंग्स जो है वो बाज दफा हमें रमजान में और किस टाइप की दवाइयों पे आप किस टाइम के इंसुलिन पे हैं, या आपके स्केड्यूल के मुताबिक हमें बाज दफा तब्दील करनी पड़ जाती है। सही। अच्छा, आप हमें ये भी बताइए कि हमारी ऑर्डिनेंस को भी बताइए, क्योंकि हम जो हमारे लिसनर्स हैं वो हमें सुन भी रहे हैं और हमें FM 100 पाकिस्तान जो हमारा पेज है उस पर देख भी रहे हैं। आप कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हैं, हम ज़रूर डॉक्टर से पूछेंगे। अच्छा, हमें बताइएगा कि ज़ियाबतीस के मरीजों को रमज़ान में मोहतात रहने के लिए क्यों तजवीज़ आखिरकार किया जाता है? देखिए, रमज़ान में जो हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा जो हमें रिस्क होता है वो होता है शुगर के लो हो जाने का। जी जी। तो जैसे मेरे ख्याल में जनरल पॉपुलेशन को पता है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ डायबिटीज़, 2 टाइप के हमारे पास डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं जनरली। एक है टाइप 1 डायबिटीज़, ये वो लोग हैं जो शुरू से इंसुलिन पे होते हैं और इनकी डायबिटीज़ जो वो टोटली शुगर से मैनेज हो रही होती है। और एक है हमारे टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स, जिनमें कुछ गोलियों पे हो सकते हैं, कुछ इंसुलिन पे भी हो सकते हैं। ठीक, तो जो इंसुलिन वाले पेशेंट्स हैं या जो कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं जो आपकी शुगर लो कर देती हैं, रमजान में हमें मेन जो हमारा कंसर्न होता है वो ये होता है कि रोजे के दौरान में शुगर कहीं लो ना हो जाए, और अगर लो हो तो हमारे पेशेंट को ये मालूम हो कि उसने उस लो शुगर के साथ कैसे डील करना है। सही। अच्छा, ये भी हमें बताइएगा कि रमजान के हवाले से अगर हम देखें तो ज़ियाबतीस की कुछ मिथ्स हैं। लाइक बहुत से लिसनर्स ये भी कहते हैं कि रमज़ान के रोज़े रखेंगे हमारी ज़ियाबतीस ख़त्म ही हो जाएगी। बहुत से और भी मिथ्स हैं, तो वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और इन मिथ्स के बारे में और इनकी हिदायत, यानी फिर इन मिथ्स को छोड़ के हमें डॉक्टर की हिदायत पे ही अमल करना चाहिए, इस हवाले से आप बताइएगा कुछ।
अच्छा, जहाँ तक डायबिटीज के खत्म होने का ताल्लुक है तो रमजान में डायबिटीज कंट्रोल बेहतर हो जाती है, क्योंकि देखिए डायबिटीज का ताल्लुक खाने पीने से है। जब आपके दिन में दौरान आपका खाना पीना इतना नहीं है, या आपके पास जो है वो आप मुख्तलिफ चीजें नहीं चुग रहे, तो आपकी शुगर बेहतर कंट्रोल हो जाती है। लेकिन खत्म होने का ताल्लुक बिल्कुल नहीं है। किसी रिसर्च, किसी एविडेंस से ये साबित नहीं है जी कि रमजान के रोजे रखने से आपकी शुगर खत्म हो जाती है। हाँ, उसका कंट्रोल जो है वो बेहतर या खराब हो सकता है। ये टोटल डिपेंड करता है कि आपकी खुराक किस तरह की है रमजान में, आप अपनी दवाइयाँ किस तरह ले रहे हैं, आप अपनी एक्सरसाइज को कैसे उसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन खत्म होने का रमजान के रोजों से कोई एविडेंस से साबित नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमें ये भी बताइएगा कि ज़ियाबतीस के मरीज को किन हालात में रोजा नहीं रखना चाहिए? देखिए, अगर तो आपकी शुगर बहुत लो रह रही है, ठीक, तो उस सूरत में आपको रोजा नहीं रखना चाहिए। अगर आपको शुगर के साथ खुदा न खास्ता रमजान के दौरान कोई और किसी किस्म की इलनेस हो गई है, कोई बुखार हो गया है, कोई मौसमी जुकाम हो गया है, या पेट खराब हो गया है, उस सूरत में जो है वो रोजा रखना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा इसी तरह टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, जो इंसुलिन लगाते हैं, अगर उनकी शुगर बहुत ज्यादा है तो भी हम उनको रोजा रखने से मना करते हैं। सही। अच्छा, वो कौन से हालात है जिसमें ज़ियाबतीस के मरीजों को रोजा तर्क करना चाहिए? वही जैसे अभी आपने बताया कि अगर हाइपोग्लिसीमिया हो जाए तो उसी टाइम क्या हम पहले डिवाइस से चेक करें कितनी उस पे 170 मतलब 70, 60 या इससे ऊपर कितना हो कि हम उसको कहें कि नहीं आप रोजा जो है वो तर्क कर दें? अभी देखिए, हमारी जो एडवाइस होती है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये है कि अगर आपका शुगर आपको लो महसूस होती है, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, हमारे ज्यादातर शुगर के मरीज वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उनकी शुगर जब लो हो रही होती है। अगर आपको पसीना आना शुरू हो गया है, आपको भूख महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो उस सूरत में शुगर चेक करना जरूरी नहीं है, शुगर रोजा तोड़ देना जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी शुगर बहुत तेजी से नीचे ड्रॉप होती है तो खुदा ना खास्ता बेहोश होने का खतरा होता है, खुदा ना खास्ता कोमे में जाने का खतरा होता है। इस सूरत में आपका अपना रोजा तो खराब होता है, आपके अपने घर वालों का रोजा भी जो है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपकी शुगर आपको लो महसूस हो रही है तो आप चेक किए बगैर रोजा तोड़ सकते हैं। सेकेंडली, हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास अभी आपको बहुत इतने सिम्टम्स नहीं है, हल्का सा महसूस हो रहा है, उस सूरत में यदि आप शुगर चेक करें, अगर आपकी शुगर 80 से नीचे है तो फिर आपने फौरन अपना रोजा तोड़ देना है। बाज़ दफा ये होता है कि हमारे पेशेंट्स कहते हैं जी अब आधा घंटा रह गया रोजा खुलने में, या अब जो है वो 15 मिनट रहते हैं। उस टाइम पे आपने फिर रोजा खुलने का इंतजार नहीं करना, क्योंकि आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने थोड़ी सी इलामात बताई हैं, जैसे कि आपको बेहोशगी फील हो या इस तरह से, अच्छा तो फौरन क्या खा लेना चाहिए जिससे जो हमारी शुगर लेवल है वो ठीक हो जाए? देखिए, उस सूरत में हम कहते हैं कि आपने जो है वो क्विक एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि तेजी से जो शुगर को ऊपर लेके जाने वाली चीजें हैं उनका इस्तेमाल करना है। उसमें आप चीनी, डायरेक्ट चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट जूसेस, कोई भी किसी किस्म के, ये जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं या किसी किस्म के जो जूसेस हैं, बॉक्स जूसेस, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इनको आपने जैसे हाफ अ ग्लास आपने ले लिया, फिर आप 10 मिनट बाद अपनी शुगर चेक करें। अगर तो आपकी शुगर जो है वो 80 की रेंज से अबव आ गई है तो फिर आपने कुछ इस तरह की कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है जो आपकी शुगर को सस्टेन कर सके। यानी कि फिर आपने या तो कोई बिस्किट या कोई ब्रेड का पीस या कोई फ्रूट का पीस, या अगर खाने का टाइम है तो खाना वो आप ले लेंगे। लेकिन अगर दोबारा 80 से नीचे है तो फिर हम दोबारा एडवाइस करते हैं कि आप दोबारा अपना रिपीट करें, मतलब आधा ग्लास जूस का ले लें, या कोई चीनी की अमाउंट या जो है वो शहद की चम्मच, इस चीज का इस्तेमाल करें। सही। और उसके बाद आप खाना भी खा सकते हैं? बिल्कुल खाना खा सकते हैं जी, बिल्कुल। 10 मिनट बाद आपने रीचेक करनी होती है शुगर। अगर आपकी शुगर 80 से ऊपर है तो फिर आपने डेफिनेटली कुछ खाना खाना है, जैसे मैंने कहा, या तो ब्रेड या बिस्किट या कोई इस तरह की चीज का इस्तेमाल करना है जो कि आपके एक्चुअली लॉन्ग एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा, अगर किसी को पता चल गया है, मतलब शुरू के अगर उसके इब्तदाई मरहले हैं, तो वो कैसे चेक करे? क्या रैंडम शुगर से वो कर ले या वो टेस्ट करवाए कोई? और उसका टेस्ट का नाम बता दीजिए कि अगर किसी को क्या सिम्टम्स हैं कि उसको पता चल जाएगा। अगर मुझे खुदा ना खास्ता अगर मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल गया कि हमें अब शुगर का टेस्ट करवा लेना चाहिए, ये ना हो कि हमें शुगर हो। देखिए, पाकिस्तान में शुगर बहुत ज्यादा कॉमन है। इस टाइम पाकिस्तान में हर 4 में से 1 फर्द को शुगर है जी। और अनफॉर्चुनेटली 25% लोगों को इस टाइम पे ये नहीं पता कि उनको शुगर हो चुकी है जी। सेकेंडली जी, शुगर का सबसे, जिसको कहते हैं ना कॉमन प्रेजेंटेशन या कॉमन सिम्टम के भी, हमारे पास सबसे ज्यादा मरीज किस वजह से आते हैं, वो होता है कोई सिम्टम नहीं होता।
वो किसी और वजह से टेस्ट कराया जाता है और पता जी, लगता है कि शुगर शुगर है। शुगर में ये जो अलामात है ना, जैसे कहा जाता है कि प्यास बहुत लगती है, बाथरूम बहुत जाना है, या वजन का कम होना, ये उस टाइम पे जाके आती हैं जबकि आपकी शुगर बहुत बढ़ चुकी होती है। यानी कि हो सकता है उससे पहले आपको शुगर 3 4 या 5 साल तक मौजूद हो और फिर आपको जाके ये सिम्टम्स जो है वो शुरू हो। तो इसलिए रूटीन टेस्टिंग से मुराद है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को शुगर है तो अबव 40, जो 40 साल से ऊपर के अफराद हैं, उन्हें चाहिए कि वो साल में एक दफा अपना HbA1c का टेस्ट लाजमी करवाएं। ठीक। इसी तरह अगर जैसे लामात तो मैंने बता दी, लेकिन मैंने बताया कि ये लामात बहुत लेट प्रेजेंट करती हैं, तो इस वजह से डायबिटिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, यानी कि 30-40 के बाद जो है, या अगर कोई हमारे हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे जो जिनका वजन ज्यादा है, उनको शुगर होने का खतरा ज्यादा होता है, तो उस सूरत में जो है वो फिर उनकी शुगर का टेस्ट वंस ईयर जो है HbA1c वो होना चाहिए। सही। अच्छा, बच्चों में भी ये शुगर देखी जा रही है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, हमारे बच्चों में जो है ना 2 टाइप की डायबिटीज देखी जाती है। एक तो टाइप 1 डायबिटीज है जो कि ऑटोम्यून है। ऑटोम्यून का ये मतलब है कि किसी वजह से लुबलुबे ने इंसुलिन का बनाना बंद कर दिया जी। उसमें तो डायरेक्ट उनको इंसुलिन पे जाना पड़ता है। लेकिन अब जो हमने देखना शुरू किया है कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, इवन के 10 साल के बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज आना शुरू हो गई है। टाइप 2 डायबिटीज से मुराद है कि जिसम में इंसुलिन बन रही है लेकिन वो काम ठीक नहीं कर रही जी। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है डाइट, जंक फूड, जिस किस्म का खुराक हमारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंडली, एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई आउटडोर गेम्स का ज्यादा जो है वो यूज नहीं किया जाता। वजन बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो वजन और टाइप 2 डायबिटीज डायरेक्ट आपस में ताल्लुक रखती हैं। अगर बच्चों का वजन ऊपर जाएगा तो उनका रिस्क जो है वो शुगर का बढ़ जाएगा। जी। तो जैसा मैंने कहा कि पहले हम नहीं देखते थे इस तरह, लेकिन अब हमने रिसेंटली चंद सालों में देखना शुरू किया कि हमारे पास बहुत यंग बच्चे जो हैं, 10 साल के, 12 साल के, 16 साल के, 17 साल के, वो टाइप 2 डायबिटीज के साथ आना शुरू हो गए हैं। तो उस सूरत में उनकी डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, इन चीजों का, स्लीप पैटर्न, इन चीजों को जो है बेहतर करने की बहुत जरूरत है, जो कि आजकल बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो यानी कि शुगर की, ये डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, इनकी एक वजह ओबेसिटी भी है। बिल्कुल। टाइप 2 डायबिटीज का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आपके वजन से है। अगर आपका वजन ऊपर जाएगा तो आपकी शुगर होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो इसी वजह से अब हम कहते हैं कि अगर आपको नई शुगर हुई है और आप अपना वजन कम कर लेते हैं तो आपका शुगर जो है वो रिमिशन में जाने का चांस होता है। यानी कि वो खत्म तो नहीं होती, लेकिन एक तरह की जो है वो उसकी दवाइयों की जरूरत खत्म हो जाती है। सही। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि रमजान के महीने में ज़ियाबतीस के मरीज के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? वो सहरी और अफ्तार में किस तरीके से खाना पीना अपना करें, पानी को किस तरह मैनेज करें, ये ना हो कि वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाए? देखिए, हम ये कहेंगे कि सहरी और अफ्तारी में उन्होंने अपनी जो खुराक रखनी है उसमें खासतौर पे सहरी में अगर वो लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपकी शुगर को बढ़ाते हैं, जो कि एक फूड ग्रुप है। तो आप इस तरह की कोशिश करें कि आप रिफाइंड शुगर्स का इस्तेमाल ना करें, कि चीनी, शहद, शक्कर वाली ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना करें। आप अगर रोटी ले रहे हैं तो आप चक्की के आटे की रोटी इस्तेमाल करें, या चक्की या बाजरे के आटे को मिक्स कर लें, उसकी रोटी इस्तेमाल करें, ताकि आपका पेट एक तो ज्यादा देर तक भरा रहे, ठीक है, और दूसरा वो आपकी शुगर को भी स्पाइक ना करे। इसके अलावा आप सलाद, सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें जो प्रोटीन्स हैं वो आपके पेट को जो है वो भरा भी रखती हैं। प्रोटीन्स में हमारा आ जाता है एग, आ जाता है हमारी चिकन, आ जाता है मछली, आ जाती है गोश्त, आ जाता है। ये चीजें आपके पेट को भरा भी रखती है और आपकी जो है वो शुगर को भी स्पाइक नहीं करती। इसी तरह अफ्तारी में आप फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आप चना चाट या इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत शुगरी ड्रिंक, ठीक है, जिस तरह के हमारे रोजा खोलने के फौरन बाद एक मशरूबात इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एडवाइजेबल नहीं है। बेकरी प्रोडक्ट्स या बहुत फ्राई चीजें जो हैं, ये पकोड़े, समोसे, इनका इस्तेमाल जो है वो रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि ये एक तो आपकी शुगर पे अच्छा असर नहीं डालती, आपकी सेहत पे अच्छा असर नहीं डाल रही और आपको रोजे के दौरान को फायदा नहीं पहुंचा रही, बल्कि इन चीजों से प्यास वगैरह ज्यादा लगती है, तो डिहाइड्रेशन का रिस्क भी ज्यादा होता है। पानी का जहां तक सवाल है, तो पानी आपने जो है आजकल तो क्योंकि अफ्तारी जो है वो अच्छे टाइम पे हो जाया करेगी, तो आपके पास अच्छा टाइम है कि आपके तरावी, आपके सोने तक आपके पास टाइम मौजूद है कि आप अपनी जो है वो वाटर इनटेक को, पानी के इस्तेमाल को जो है वो आप वक्फे से रख सकते हैं ताकि पानी की कमी ना हो। जी। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, हमारे लिसनर कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि शुगर अगर 300 से ज्यादा हो रमजान में तो इंसुलिन देना चाहिए या नहीं?
अगर तो 300 से ऊपर है शुगर तो आप इंसुलिन लगा सकते हैं। अब अगेन डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की इंसुलिन लगा रहे हैं, ठीक है। अगर तो कोई शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है और वो दिन में शुगर चेक करता है और शुगर 300 से ऊपर चली गई है, खासतौर पे टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, तो वो चंद यूनिट अपने इंसुलिन के शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है, जो कि थोड़ी देर के लिए काम करती है, उसके एक चंद यूनिट लगा के तो अपनी शुगर को फिर मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन फिर उन्होंने ये देखना है कि अगर दिन में उनकी शुगर 300 गई तो गई क्यों, वो क्या वजह थी, सहरी में कुछ ऐसी चीज का इस्तेमाल किया, या फिर अगर सहरी में वो इंसुलिन लगा रहे थे तो क्या इस इंसुलिन के यूनिट कम थे जिसकी वजह से शुगर जो है वो 300 से ऊपर चली गई। तो आप जो है वो फिर उस मेन प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यस, अगर दिन में आपकी 300 से ऊपर शुगर चली जाती है तो आप कपल ऑफ यूनिट्स जो आपकी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर को नीचे लेके आने के लिए। उससे रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। अच्छा मैम, हमें ये बताइएगा कि जैसे कि हम बात करें अभी 300 से ज्यादा इंसुलिन, क्या इंसुलिन को मैनेज करना जरूरी है? मतलब इसमें किस तरीके से मेडिसिन को, इंसुलिन को मैनेज किया जाता है? जी बिल्कुल, इंसुलिन को मैनेज करना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि आपको एडवाइस किया जाता है कि आपने जो है वो अपने नॉलेज से, अपने डॉक्टर से जो है वो रमजान से पहले मिलना है, ताकि वो आपकी इंसुलिन की डोजेस जो है वो आपकी शुगर के मुताबिक, रमजान के मुताबिक एडजस्ट कर दे। जनरल रूल हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हम ये कहते हैं कि हम तकरीबन 20% आपकी डोज को रिड्यूस कर देते हैं। जो भी आप इंसुलिन दे रहे होते हैं उसकी डोज को जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। अगेन ये डिपेंड करता है आप किस किस्म की, आप दिन में 2 दफा वाली इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं या आप दिन में 3 से 4 दफा इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। फिर उस हिसाब से इनके यूनिट्स को जो है वो कम करके हम एडवाइस करते हैं और दिन में फिर हम आपकी टेस्टिंग जो है, यानी कि शुगर को चेक करना जो है वो शुरू के रमजान में हम कहते हैं कि आप जरा ज्यादा करें। जैसे कि अगर आप दिन में 2 दफा वाली इंसुलिन लगाते हैं, एक दफा सहरी में लगाते हैं और एक दफा अफ्तारी में लगाते हैं लेट्स से, तो फिर हम कहेंगे कि आप सब सहरी में शुरू में अपनी इंसुलिन जो है वो कम लगाएं। जितने आप यूनिट लगा रहे थे उससे अगर आप हाफ भी लगाते हैं पहले रोजे में, तो फिर आप दिन में एक दफा 12 बजे अपनी शुगर चेक करें और एक दफा फिर आप अफ्तारी से पहले अपनी शुगर चेक करें। अगर तो आपकी शुगर लेवल्स मेंटेन है उस डोज के साथ, फिर तो आपने डोज ठीक लगाई। लेकिन अगर आप दिन में शुगर चेक करते हैं और आपकी शुगर हाई होती है तो फिर आपको पता है कि आपने सहरी के साथ वाली अपनी इंसुलिन को बढ़ाना है। इसी तरह अगर ड्यूरिंग द डे शुगर लो होती है तो फिर आपको ये पता है कि हमने अपनी सहरी के साथ जो इंसुलिन है उसके यूनिट्स को कम करना है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इंसुलिन, आपके इंसुलिन की एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है रमजान के लिए, अगर आप सेफली रोजे रखना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर सिब्बा हफीज, एक क्वेश्चन बार बार हमसे पूछा जाता है, हम बार बार ही बताते हैं कि ये जो खजूर है ये हम खा सकते हैं इफ्तार में? देखिए, आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन खजूर खाने से मुराद है कि अगर आप 1 या 2 खजूर ले लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो जैसे कुछ लोग 7 खजूरें खाना शुरू हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सेसिव हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि शुगर खजूर में मौजूद है लेकिन वो नेचुरल शुगर है, ठीक है। आप उसके लिए अगर 1 या 2 खजूर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, एज कम्पेयर टू अगर आप अपने केक बिस्किट कम कर दें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये बेकरी आइटम्स खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? एक क्योंकि उसमें भी शुगर तो होती है, दूसरी आर्टिफिशियल शुगर होती है, तो उससे भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बेकरी आइटम्स में बहुत ज्यादा चीनी है और ज्यादातर जो हमारे फूड एज अ डायबिटिक फूड लेबल होके प्रेजेंट किए जाते हैं मार्केट में, जैसे कि शुगर फ्री बिस्किट, तो देखें एक तो उसमें मैदा है जो मैदा आपकी शुगर को बढ़ाता है, बिल्कुल, और दूसरा उसमें चीनी जो है वो ये नहीं होता कि बिल्कुल नहीं डली होती, उन्होंने 30% कम डाल दी होती है शुगर, तो वो आपकी शुगर पे फिर भी इफेक्ट करते हैं। तो बेकरी प्रोडक्ट्स जो है वो जनरली ना आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं ना आपकी शुगर के लिए अच्छे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, अगर हम बात करते हैं जैसे आपने कहा अक्सर ओबेसिटी जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स की एक डायबिटीज होने की एक वजह होती है, तो एक्सरसाइज हम रमजान में कब करें और किस तरह की एक्सरसाइज करें? देखिए, एक्सरसाइज जो है वो आप ने हर बंदे ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करनी है, एक तो। दूसरा ये कि अफ्तारी के बाद जो है वो अच्छा टाइम होता है क्योंकि आपने खाना खाया है, आप में एनर्जी भी है, तो अफ्तारी के बाद अगर हल्की फुल्की आप वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो वो बिल्कुल आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है और आपकी शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए भी अच्छी है। इसी तरह अगर आप सहरी के बाद भी हल्की फुल्की ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सही है। और ये भी हमें बताइएगा कि जैसे कहते हैं कि डायबिटीज जो है वो स्ट्रेस या टेंशन वगैरह लो तो बढ़ जाती है, क्या इसमें सच्चाई है? जी बिल्कुल। अच्छा, एक ये मिथ है कि शायद हमें शुगर हो गई है क्योंकि हम टेंशन बहुत लेते हैं, तो टेंशन लेने से शुगर नहीं होती। लेकिन यस, अगर किसी किस्म का भी जिस्म में स्ट्रेस है, चाहे वो आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, चाहे आपका कोई फिजिकल स्ट्रेस है, वो आपकी शुगर को इफेक्ट कर सकता है, उसमें आपकी शुगर ऊपर जा सकती है।
सही। अच्छा, ये भी हमें बताइएगा जैसे कि बच्चों में भी अगर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी हैं जो कि एजेड होते हैं, तो उनके लिए क्या रोजा रखना सही होता है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो बूढ़े हैं? देखिए, ये मैं कहूंगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ये खाली इतना सिंपल नहीं है कि एज और डायबिटीज, इसमें बहुत से अदर फैक्टर्स हैं कि और क्या मॉर्बिडिटीज हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी दवाइयां कैसी हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट देख के डॉक्टर असेस करके आपको बता सकता है। एक एज अ जनरल रूल हम नहीं कह सकते कि जिस सब लोग रोजा बच्चे रख सकते हैं या सब बड़े रोजे रख सकते हैं। मैं सही। हमें ये भी बताइएगा कि नींद का कितना इसमें रोल होता है? अच्छा, नींद, क्योंकि देखें जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब भी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी तो आपकी शुगर लेवल्स ऊपर चले जाएंगे। तो जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपकी जिस्म जनरली एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस में चला जाता है। तो उस सूरत में फिर आपकी शुगर जो है वो हाई आ सकती हैं। तो जाहिर सी बात है, अच्छी नींद सेहत के लिए भी जरूरी है और हाई आपके जो अच्छे शुगर कंट्रोल के लिए भी जरूरी है। सही। ओके जी लिसनर्स, एक दफा फिर आपको बताते चलें कि आप जो प्रोग्राम सुन रहे हैं एटको लेबोरेटरीज की जानिब से, एटको लेबोरेटरीज के ताउन से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। आज का जो टॉपिक है जिसपे डॉक्टर सबा हफीज बात कर रही हैं, यूज ऑफ मेडिसिन एंड इंसुलिन ड्यूरिंग रमजान। अच्छा मैम, ये भी एक कॉन्सेप्ट है लोगों का, कहते हैं कि इंसुलिन लगाने से या अगर आप जो है बार बार अपनी शुगर चेक करते हैं तो इससे भी रोजा टूट जाता है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं जी, ना इंसुलिन लगाने से आपका रोजा टूट रहा है, क्योंकि आपको इस तरह की दवाई नहीं ले रहे जो खुदा ना खास्ता आपको ताकत पहुंचा रही है या आप उसका रोजे में उसका कोई असर होगा। और सेकेंडली आपका जो है वो शुगर चेक भी करना, जैसे आप ब्लड टेस्ट कर सकते हैं अपने रोजे के दौरान, इस तरह आप शुगर भी टेस्ट कर सकते हैं। वजू मुख्तलिफ चीज है, ठीक है, लेकिन रोजा जो है वो ज्यादातर जो हमारे उलमा है उनका यही इत्फाक है कि इंसुलिन लगाने या शुगर चेक करने से आपका रोजा नहीं टूटता। सही है। अच्छा, इफ्तार में या सहरी की हमने बात की थी कि हमें क्या खाना चाहिए। कोई ऐसी चीज जो कि हम सहरी में अगर खाते हैं तो जो हमारा ब्लड शुगर मेंटेन रख सके, इस तरह की कोई ऐसी चीज है डाइट प्लान में जो हमारे लिसनर्स, क्योंकि अक्सर पानी ज्यादा पी लेते हैं या पेट भर खाना खा लेते हैं कि मे बी हमारी शुगर जो है वो मेंटेन रहे पूरा दिन। देखिए, होल मील वाली जो भी चीजें हैं ना, जैसे मैंने कहा कि जौ का दलिया इस्तेमाल अगर कर लिया जाता है या अगर रोटी इस्तेमाल की जाती है तो वो या तो होल मील की रोटी हो या फिर वो जो है उसमें मकई का आटा मिक्स कर लें, बाजरा का आटा मिक्स कर लें, उसकी रोटी का इस्तेमाल करें, तो वो आपको फिल्ड भी रखता है और आपके ग्लूकोज लेवल्स को भी मेंटेन करता है। पराठे वगैरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पराठा जो है वो जाहिर सी बात है उसमें ऑयल ज्यादा है। हमारी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है उसमें कोलेस्ट्रॉल का भी, हाई कोलेस्ट्रॉल का भी रिस्क है। तो इस सूरत में बेहतर यही होता है, वो प्लस आपको प्यास भी बहुत लगती है, तो बेहतर ये होता है कि आप जो है वो होल व्हील की सूखी रोटी का इस्तेमाल करें और साथ अपना आप योगर्ट ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी फॉर्म में प्रोटीन्स ले सकते हैं। ये वो चीजें जो आपकी सेहत भी ठीक रखेंगी और आपकी शुगर को भी मेंटेन रखेंगी। और अगर हम ड्रिंक्स की बात करते हैं तो क्या ये फिजी ड्रिंक्स हो गए या शुगरी जूसेस हैं, फास्टिंग के बाद लेना ठीक है? देखें, क्योंकि अगर आप फास्टिंग के बाद लेंगे एकदम से आपकी शुगर को वो स्पाइक करेंगे, तो ये किसी भी सूरत में रिकमेंडेड नहीं होते, चाहे आपको डायबिटीज है या नहीं है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स अगर लेंगे तो उनकी शुगर को मेंटेन करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। तो हम ज्यादातर रिकमेंड करते हैं कि आप पानी का इस्तेमाल करें, आप नींबू पानी ले लें, आप जो है वो योगर्ट के साथ अगर कोई ड्रिंक लेना चाहते हैं वो ले लें। लेकिन ये जो फिजी ड्रिंक्स या फिर फलों के जूस या फिर आपके जो बॉक्स्ड जूसेस है, इनका इस्तेमाल जो है वो ना करना ज्यादा बेहतर है। देखिए लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आपको एक दफा फिर बताते चले, ज़ियाबतिस और रमजान और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और एटको लेबोरेटरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सबा हफीज मौजूद हैं, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से। टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, यूज ऑफ मेडिसिन एंड इंसुलिन ड्यूरिंग रमजान। और आप हमें देख भी सकते हैं हमारे फेसबुक पेज FM 100 पाकिस्तान सर्च करेंगे तो आ जाएगा। कुछ आपके क्वेश्चंस भी हमारे पास आ रहे थे जो कि हमने पूछे भी हैं। सही हो गया। तो जी, ये सारे क्वेश्चंस जैसे कि आपने पूछे वो तो हमने काफी कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया डॉक्टर ने। अच्छा डॉक्टर, अब लास्ट में हमें ये बताइएगा
कि आखिर में जो पैगाम आप दे सके, हम एडवाइस कर सके, जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं, क्या लास्ट पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूंगी कि अगर आप रोजे रखना चाहते हैं तो जरूर रखें, लेकिन रोजे रखने से पहले एक दफा अपने मौलिद से लाजमी मिल लीजिए, ताकि आपकी मेडिसिन को, आपके मेडिसिन की डोज को आपकी शुगर के मुताबिक एडजस्ट कर दिया जाए। सेकेंडली, कि अगर रोजे के दौरान आपको शुगर लो महसूस होती है तो प्लीज रिस्क मत लीजिए, अपनी जान को खतरे में मत डालें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक ना सिर्फ आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि आप अपने घर वालों के रोजे को भी खराब कर रहे हैं। तो उस सूरत में आप फौरन जो है वो अपना रोजा तोड़ लें, और जो है वो अपनी शुगर को कुछ खाने के बाद, रोजा तोड़ने के बाद अपनी शुगर को जो है वो चेक करें और फिर अपनी दवाई को एडजस्ट करें ताकि वो दोबारा ना हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आई, आपने अपना कीमती वक्त दिया, एंड इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द लिसनर्स एंड व्यूअर्स। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching and subscribe to our channel.